सेट हम लोगों का 7वां शुरू हो रहा है, 6 सेट हल कर चुके हैं पीछे, और 7वां सेट है 824 सीपी। उपभाग नंबर 2 हल करेंगे इसमें, और उपभाग नंबर 2 जो है हम लोगों का बहुविकल्पी है। बहुविकल्पी कह रहा है 8वां, और बातें बंद। 8वां बहुविकल्पी कह रहा है अम्लीय वर्षा में, अम्लीय जो वर्षा है कह रहा है, वर्षा का पीएच मान है। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान है या होता है, क्या होता है? देखो इसमें 4 विकल्प दिया है कि 5.6 से अधिक। ये भैया 5.6 से अधिक होगा तो वह अम्लीयता उसकी क्या रहेगी? कम रहेगी ना। वो कहां बढ़ रहा है? क्षार की तरफ बढ़ रहा है। ये ना हम लोग पढ़े कि 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय। यानी कि 0 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय। धीरे 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 पीएच का मान बढ़ता जाएगा तो उसकी अम्लीयता घट रही है और क्षारकता बढ़ रही है होती है। तो कंफर्म तो हो गया कि अधिक होगा नहीं जी। 7 किसके लिए होता है? उदासीन के लिए। इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तो हो नहीं सकता। 5 कितना होगा? 6 से कम हो सकती है, लेकिन 5.6 से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता कि नहीं 5.6 ही कोई कहे तो हो जाए, नहीं। हो सकता है कि 5.5 हो जाए, 5.3 हो जाए, 5.0 हो जाए, यानी कि 5.6 से हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। लेकिन 0 भी नहीं हो सकती। इतना ज्यादा अम्लीय वर्षा अगर हो जाए, अरे 0 है तो उदासीन कैसे हो जाएगा? 7 से बहुत कम है, और 7 से बहुत कम है यानी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है? सबसे अधिक है। जिसके त्वचा पे गिरेगा तुरंत जला देगा। तो तेजाब ही हो गया, तेजाब ही तो है, ठीक है ना। तो तेजाब का भी, सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान 0 नहीं होता है, उसमें वो जला देता है। तो पीएच वैल्यू का मतलब यहां पर कितना हुआ भैया? बी नंबर। इसको जुखाम हो गया है मार्कर को हमारे, और इस मार्कर को जुखाम हो गया। देखो इसका ये नाक बह रहा है, ऐसे एक बार छिड़क देगा ऐसे करके। 5.6 से देखो, अरे छी छी, अभी तो हमने ऐसे ही किया है केवल सही काम वो हो जाता। देखो इतना इसको तगड़ा जुखाम हो गया है। छी, आगे पे इसको सेक दें। अच्छा, ये साहब अगला नंबर दे रहा है 9वां नंबर। 9th नंबर क्या कर रहा है? सुनो जी, बातें नहीं। अभिक्रिया, अभिक्रिया Zn प्लस CuO, अभिक्रिया Cu प्लस ZnO में क्या हो रहा है? कह रहा है ये भैया सबको पता है कि जिंक का स्थान ऊपर होता है, कॉपर का स्थान नीचे। रासायनिक सक्रियता श्रेणी में या विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक का स्थान ऊपर और कॉपर का स्थान नीचे। तो इस वजह से जो जिंक है, कॉपर का कोई भी यौगिक होगा, कॉपर का ऑक्साइड हो, कॉपर का सल्फाइड हो, कॉपर का कार्बोनेट हो, कॉपर का फास्फेट हो, कॉपर का कोई भी यौगिक हो, उस यौगिक से जिंक कॉपर को क्या कर दिया है? विस्थापित कर रहा है। यानी कंफर्म है कौन सी विक्रिया हो रही है भैया? अरे ओ, ये हमसे पूछ रहा है कि हो क्या रहा है, विस्थापन है। देखो क्या दे रहा है? जिंक अपचयित हो रहा है। अच्छा, यानी जिंक का अपचयन हो रहा है। आगे कह रहा है कॉपर अपचयित हो रहा है। अच्छा, आगे कह रहा है कि CuO अपचयित हो रहा है, ZnO अपचयित हो रहा है। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, दरअसल उसकी बातों को समझते हैं। ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का सवाल दे दिया है तुम लोगों के। कहां बिगड़ गया? ये एक बूंद इस पर गिरा है बच्चा, वो तो अब क्या कर सकते हैं इसको, जुकाम बेचारे को हो सकता है, नहीं हो जाएगा। देखो जिंक की यहां पे ऑक्सीकरण संख्या कितनी दिख रही है जी? 0। और जिंक से क्या बना है? ZnO बना है। और जब O हटेगा तो जिंक पर कितना देगा? 2+ देगा ना। यहां पर कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 2+ है। और यहां पे कॉपर किस में बदल जा रहा है बच्चा? Cu में बदल जा रहा है। तो यह साफ साफ पता चला है कि जिंक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा तभी तो Zn पर 2+ हुआ है। 0 से 2+ होने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करना?
त्यागना। और प्लस से जीरो होने का मतलब, घटने का मतलब क्या हुआ कि इस पर इलेक्ट्रॉन इसने दो ठो क्या किया है, ग्रहण किया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो कॉपर, और ऐसे बन गया है मामला तय। हमने केवल कुछ नहीं किया, इसी को अर्ध अभिक्रिया में तोड़ा है जी। याद करो अर्ध अभिक्रिया हमने लिखाया था ना, इसी को अर्ध अभिक्रिया में तोड़ा है। थोड़ा सा इंटर का लेवल का यह सवाल है। जिंक 0 ऑक्सीकरण संख्या है, लेकिन ZnO जिंक से जिंक का मैच कराएंगे, कॉपर से कॉपर का मैच करा के अर्ध अभिक्रिया बना रहे हैं। यह रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, इस रेडॉक्स अभिक्रिया को 2 अर्ध अभिक्रिया में हमने तोड़ दिया। 0 से ऑक्सीजन हटेगा तो जिंक पर कितना प्लस देगा, 2 प्लस था। कॉपर ऑक्सीजन हटेगा तो 2 प्लस देगा, और यहां पर क्या हुआ, कॉपर पर 0। यह 2 प्लस कैसे हुआ होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा। यह 2 प्लस कैसे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा। तो बताओ अपचयित हो रहा है क्या, जिंक अपचयन हो रहा है? नहीं जी, जिंक का अपचयन तो नहीं हो रहा है। क्या कॉपर अपचयन हो रहा है? कॉपर अपचयित नहीं। क्या हो रहा है यहां पर भैया, CuO अपचयित हो रहा है। यह कॉपर पर 2 प्लस का मतलब कॉपर ऑक्साइड है। यह कॉपर का अगर केवल अपचयन, तो इधर कॉपर तो है नहीं, कॉपर 2 प्लस के रूप में है ना। तुम कह सकते हो कि सर जी यह तो अपचयन की क्रिया हो रही है। यह कौन सी हो रही है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकृत कौन हो रहा है, जिंक हो रहा है ना, कि जिंक पर 2 प्लस। फिर आगे क्या कह रहा है कि कॉपर अपचयित हो रहा है। सी नंबर देखो, तो कॉपर का मतलब कि ये क्या, इसका अपचयन हो रहा है। अपचयन किसका हो रहा है, Cu पर 2 प्लस का। इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करेगा उसका ना चयन होगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, Cu पर 2 प्लस। और Cu पर 2 प्लस नहीं है, यह वास्तव में कौन है, CuO है। तो यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन इसका, और इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। आगे कह रहा है ZnO अपचयित हो रहा है। अरे भैया ZnO कहां अपचयन हो रहा है, क्या ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बना रहा है? नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ सही कौन सा हमारा है, बी नंबर सही है कि CuO का क्या हो रहा है, अपचयन, अपचयित हो रहा है। बी नंबर सही है, CuO अपचयित, अपचयित होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन जो देता है, फिर से रिपीट कर देते हैं, जो देता है वह ऑक्सीकरण करता है, जो लेता है वह अपचयन करता है। यहां पर जिंक दे रहा है तो यह ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। Cu पर 2 प्लस यानी CuO इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो यह कौन सा हो रहा है, अपचयन की क्रिया कर रहा है। इससे हमसे इधर से क्या मतलब है बालाजी, कोई मतलब है क्या? तो उसी से मैच करा के लिख दिया हमने। चलो आगे लिखते हैं भैया, अगला विकल्प। तो आंसर दे, उससे क्या मतलब हमको है? हम लोगों का यहां से मतलब नहीं कि आंसर से मतलब देखा जाएगा, ये बता दो। हमने तो पहले ही बोला है कि इसमें टिप, इसमें लगा हुआ बहुविकल्पी कभी कभी में टाइपिंग रहता है, तो उसको मत चेक किया करो, अपने तुम प्रोसेस से चलो। तो कपार खराब करना है तो देखो, जो कि खोपड़ा तो है नहीं, तो लोगों के पास दिमाग है। अरे वाह, चलो भैया देखा जाए आगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कार्बन, ये भैया कार्बन परमाणु की संयोजकता, कार्बन की संयोजकता। एक बात बताएं, अभी कार्बन का कोई भी यौगिक तुमको दे दे, याद करो साथ पिछले कुछ एक सेट में C6 या 6 आया था, बेंजीन में पूछा था कार्बन की संयोजकता बताइए। कार्बन का कोई यौगिक दे दे, एक बात जानते रहना कि कार्बन की संयोजकता हमेशा कितनी होती है, किसी भी यौगिक में 4 होती है। किसी भी यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, 2 का मत 4 होता तो 4 ही त्यागे चाहे ग्रहण करे 4 ही होगी ना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के अनुसार संयोजकता मत देखने लगना कि 6 है तो 6 से भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। क्यों नहीं हो सकता? एक कारण है क्योंकि कार्बन किसी भी स्थिति में कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, चाहे कोई भी यौगिक हो। अब जैसे देखो भैया C2H6 हो गया, अब इसमें देखो कि 6 है तो बगल वाले की संयोजकता के बराबर, तो 2C=6, तो 2 तिहाई 6, 3 कर दो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यह कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन से भी तो जुड़ा हुआ है ना। इस स्थिति में कभी भी कोई भी यौगिक में कार्बन की संयोजकता पूछे
तो हमेशा कितने बताएंगे? 4। और देखो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, कार्बन परमाणु की, अणु तो हो नहीं सकता, अणु कहा होता तो 0 मानते सीधे सीधे, क्योंकि मुक्त अवस्था में अणुओं की संयोजकता कितनी होती है? सुन, ये भैया अगर O2 देता है, यहाँ पे कहता कि ऑक्सीजन O2 की संयोजकता बताइए, तो कितनी बताते हैं हमेशा जी? 0। कैसे पता चलती 0? यह अणु है, O की हमें निकालनी है, तो x मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? 0। तो इसलिए यहाँ पे कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी परमाणु की? 4। अगर ऑक्सीजन परमाणु कहता, ऑक्सीजन परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, तब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकालते 2,6 करते, तो फिर कहते कि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2 हो जाती संयोजकता। ठीक है, अणु कहा तो संयोजकता 0, और परमाणु कहा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से निकाल लेते हैं। यह बचपन से तुम लोग जानते आ रहे हो। ठीक है? अगर अणु कहा है, किसी भी अणु की संयोजकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है, और परमाणुओं की संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकालते हैं। अगर वाह्य कोश में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तो इलेक्ट्रॉन देता है, 5 है, 6 है, 7 है तो इलेक्ट्रॉन लेता है 8 करने के लिए। कितनी बार हमने बता चुके हैं। देखो भैया, धावन सोडा है, धावन बोल रहा है ना, धवन नहीं धावन, यहाँ पे धावन सोडा, कुछ लोग धवन पढ़ देंगे, शिखर धवन, विराट कोहली में आ जाएंगे क्या? नहीं, तो धावन सोडा है। क्या है धावन सोडा? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होता है? पहले देखो, विकल्प जितना है ना सबके बारे में जानते चलते हैं जी। जब ऐसा कोई विकल्प रहे तो सभी के बारे में। अम्लीय लवण किसे कहते हैं? अरे भैया, अम्लीय लवण किसे कहते हैं? जब H2 परमाणुओं के बीच में क्या लगाओ, वरना तो देखो भैया, ये मूलक के रूप में लग गया। क्या किस रूप में दे? मूलक के रूप में। तो जब दो, न तो यह अम्ल हो न क्षार हो, यानी कि प्रारंभ में कभी भी H न लगा हो, मध्य में H लग जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण। अगर प्रारंभ में H लग गया तो एसिड न हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लेकिन अगर इसी के आगे हम कुछ और लगा दिए, यह H बीच में आ जाने से क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लवण। क्या हो जाएगा? लवण। और लवण में कौन सा हो जाएगा? यह अम्लीय लवण, क्योंकि H किस रूप में है? मूलक के रूप में। आगे यहां पे हम बात करते हैं भैया, क्षारीय लवण कह रहा है। क्षारीय लवण की क्या पहचान? वही सेम बात कि Mg कहां आ जाए, O कहां आ जाए, OH बीच में, OH लास्ट में जाएगा तो मूलक आयन देगा, और यहाँ पे बीच में आ गया तो किसके रूप में धारण कर लेगा? मूलक का रूप धारण कर लेगा। तो यह कैसा मूलक हो जाएगा? क्षारीय मूलक। यह अम्लीय मूलक और यह कैसा मूलक? क्षारीय मूलक बच रहा है। तो जब मूलक का रूप धारण कर ले मध्य में आने के कारण, तो बच्चा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। और यही किनारे लगा होता तो NaOH किनारे लगा होता एकदम से, तो यह क्या कहलाता? क्षार, क्योंकि यह OH माइनस आयन दे देता। ठीक है ना? आगे चलते हैं भैया। तो यह उदासीन लवण, हाँ उदासीन लवण की बात है, कह रहा है कि धावन सोडा है। कौन सा भैया? Na2CO3 × 10H2O। क्या इसमें बीच में H है? क्या बीच में OH है? क्या दो लवण से मिलकर बना है? क्या बड़ा कोष्टक लगा है? नहीं। तो इसका मतलब यह कौन सा लवण है बच्चा? साधारण। इसमें लिखो, लिखा ना उदासीन लवण, या इसी को कहते हैं कौन सा? साधारण। उदासीन लिखा तो उदासीन लिखते हैं, उदासीन लवण। ठीक है ना? ये करा कि लवण ही नहीं, अरे कैसे नहीं लवण हो सकता? अम्ल क्षार नहीं है तो यह लवण ही तो होगा। आगे क्या कह रहा भैया? चलो देखते हैं एग्जाम्पल अगला। का उल्टा दे दिया? इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। अगर कहा होता कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, तो इसको जलीय विलयन में घोलते तो क्षारीय कहलाता, अम्लीय कहलाता। लेकिन अब ये कैसे हो जाएगा अम्लीय और क्षारीय? तुम लोग कह रहे हो अम्लीय क्षारीय की कंडीशन हमने यहाँ पे बता ही दिया कि मध्य में क्या लगा होना चाहिए? H या OH। मध्य में H लगा है, मूलक के रूप में है तो अम्लीय लवण है, और बीच में OH लगा है तो क्षारीय लवण है। फिर काहे तकलीफ ले रहे हो इतना?
हम इसको जबरदस्ती क्षारीय लवण कैसे बना दे अपने मर्जी से? किस जली में? हाँ, क्या हाल हो चुका है ठंडी में, समझ नहीं आ रहा है इसका। कहाँ कपड़ा है? अरे रहने दो, भीगा हुआ कपड़ा, ये तो ठंडी ऊपर से पड़ रही है, तुम लोग भीगा कपड़ा से मिटवाओगे। रहने दो, हो जाएगा, इतने में हो जाएगा काम अपना। हाँ, अभी से तुमको पता चल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्या करा भैया, इसे तो आराम आराम से लिखना पड़ रहा है। देखो एथेनॉल को, भैया देखो ध्यान से, एथेनॉल को सोडियम धातु से क्रिया कराने पर उत्पन्न होती, तो बुढ़ा गए तुम लोग भैया कराते कराते। C2H5OH की अभिक्रिया Na से कराओगे तो Na हाइड्रोजन को लात मार के निकाल देता है ना, C2H5O और प्लस क्या बनता है H2। अब देखो में कौन सा सही है, H2 गैस सही है, बी नंबर सही है। कौन सा विकल्प सही है इसका? बी नंबर, H2 सही है। आगे 13 नंबर क्या कह रहा है? 13 नंबर कह रहा है यहां पर अभिक्रिया HCl, लिखते चलेंगे, अभिक्रिया HCl जलीय बोला यानी एक्वस सोल्यूशन प्लस NaOH एक्वस सोल्यूशन लिया गया AQ, रिएक्शन कर रहा है NaCl एक्वस बना रहा है और प्लस H2O लिक्विड बना रहा है। तो कह रहा है कि यह अभिक्रिया बताइए है क्या यह अभिक्रिया अपघटन की है? अपघटन मतलब टूटना, क्या यह टूट रहा है? क्या टूटता एक ही यौगिक ने भैया, क्या यह टूट रहा है? नहीं। क्या यह उपचयन अपचयन अभिक्रिया, क्या ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है? क्या उपचयन मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन मतलब अपचयन, क्या यह ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है? क्या नहीं। क्या यह निराकरण अभिक्रिया हो रही है? नहीं। तो क्या यह उदासीनीकरण? अरे भैया सबको पता है, दिस इज द एसिड, प्रारंभ में क्या लगा है H, एसिड, लास्ट में क्या लगा है O। अच्छा, अम्ल और क्षार क्रिया करता है तो लवण और क्या बनाता है? जल बनाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत तकलीफ है क्या जी? बता रहे हैं बच्चा, ये 1 मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा इससे हम छुटकारा पा लें। तो कौन सा सही, डी है कि बी है जी? डी नंबर है, डी नंबर दिया है लल्ला, उदासीनी। रुक जाइए 1 मिनट, इसका थोड़ा सा व्यवस्था कर ले, नहीं तो ये ना हमारे सभी कपड़े बिगाड़ देगा। चलो ये भैया, अरे कहा किया है लड़का, ही हम उसी से परेशान कर दे इतना। इसको निकालने के बाद भी अगला क्वेश्चन उपभाग नंबर 2 लिखने वाले में क्या चलते हैं भैया? रिटेन कौन सा है? 2? अरे 2 नहीं है, वो बिगड़ेगा 2। अरे इतना पोताया रहेगा सियाही तब ना कोई देखेगा कहेगा लड़की ये हमारा हाथ है। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल को लेकर। बहुविकल्पी हम लोग का सारा खत्म हो गया, ठीक है ना। अब बारी है उपभाग नंबर 2 रिटर्न वाले में की वर्णात्मक यानी कि खंड ब। खंड ब में उपभाग 2, उपभाग नंबर 2, बातें नहीं लल्ला, अगर हुआ हल्ला तो बहुत मार मारेंगे। देखो क्या लिखा है, 5वां का 1, 5वां का 1 नंबर कहता है धातु तथा अधातुओं, धातु तथा अधातुओं के 2 गुणों को लिखिए। चलो मौखिक रूप से सुनो, पीछे गुण इसका पेपर में हमने लिखवा चुके हैं। धातु अधातु का गुणों के बारे में पिछले सेट में साथ था किसी में, तो बता देंगे, याद हो जाएगा।
देखो कहा नहीं है भौतिक और रासायनिक, ये कहा है हमको। अगर कहा होता यहां पर क्या होता कि नहीं भौतिक गुणों में अंतर लिखिए, भौतिक गुण लिखते। कहा होता रासायनिक गुण लिखिए तो केवल रासायनिक गुण लिखते। जब कहा ही नहीं है तो हम भौतिक और रासायनिक को मिक्स करके लिख देंगे। और कितना कहा है? केवल 2। तो एक तरफ धातु बनाएंगे कॉलम, एक तरफ अधातु का। तो धातु में पहला नंबर क्या कहेंगे बताओ जी? देखो पहला नंबर सबको पता है कि सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है, पारे को छोड़कर। पारे को छोड़ दिया जाए तो सारी की सारी धातुएं ठोस होती है। सेकंड पॉइंट क्या कहेगा अधातु में? अधातु का फर्स्ट पॉइंट कि सभी अधातुएं ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था पाई जाती है। जैसे ब्रोमीन, जैसे गंधक ठोस, ब्रोमीन द्रव और ऑक्सीजन गैस। और उसमें ठोस की बात करें तो कॉपर, लोहा, टीन आदि। इसकी बात हम कर लें तो धातु वाले का जैसे एग्जांपल। चल बच्चा बंद कर देना दरवाजा। क्या कहा जा रहा फिर आगे? अगला पॉइंट कहेंगे क्या हम लोग धातु में कि सभी धातुएं जो होती हैं वे विद्युत और उष्मा की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं। और अधातु विद्युत और उष्मा की सुचालक होती हैं। थोड़ा सा एक रासायनिक गुण भी बता देते हैं इसी में। धातु में अम्ल से हाइड्रोजन को, सक्रिय धातुएं यानी कि कौन और कॉपर नहीं विस्थापित कर पाएगी। सक्रिय धातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करती हैं? विस्थापित कर देती है। लेकिन अधातुएं अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ये तो स्वराज यहाँ के जो लोग हैं ना मेंटल हॉस्पिटल के, ठीक है ना, वो भी बता सकते हैं, कर सकते हैं पूरा टोटल। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अरे राम, ये जाड़े में जुकाम क्यों हो जाता है समझ नहीं आता। न नहाने के कारण। अरे फुहर हो तुम लोग, फुहर के अलावा तुम लोग नहीं नहाते तो कोई नहीं बनी करता है जाड़ा में। और जाड़े में नहाने से फायदा ही क्या है जी? है कोई जरूरी जाड़े में नहाकर बीमार होना? चलो लिखो। एक तो देखो इतना ठंडी पड़ रही है, देखा जाए आगे सांद्रित कार्बोनेट। अब देखो फिर से बात घुमा दिया, बात बहुत तेजी से घुमा रहा है क्वेश्चन में। तुमको इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये कि तुमको अयस्क का फार्मूला याद होना चाहिए। कार्बोनेट का, सल्फाइड का, ऑक्साइड का, हाइड्रेट का और सल्फाइड का, इन सभी का फार्मूला तुमको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। अच्छा अयस्क ना लिखवाए हैं हम? अरे ढक्कनवा इठो निकाल देंगे। सीधे बोले कहां लिखवाए हैं? ये मतलब यही होता है ना। देखो कहा जा रहा है कि सांद्रित मतलब पीस कर। ए भैया सांद्रित का मतलब क्या हुआ? पीस कर। अब पीसने के बाद अब उसको या तो झाग कराया गया होगा, या चुंबकीय कराया गया होगा, या फिर उसको गुरुत्वीय कराया गया होगा, सांद्रित कर लिया गया होगा। अब सांद्रित करने के बाद ही तो निस्तापन कराते हैं, भर्जन कराते हैं। और निस्तापन भर्जन के बाद जो धातु का ऑक्साइड बनता है उसी धातु के ऑक्साइड का क्या कराते हैं लल्ला? प्रगलन कराते हैं, यानी प्रगलन कराते हैं। ठीक है ना, यही तो प्रोसेस है अपना। पहले अयस्क रहता है, उसमें धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। हम क्या करते हैं? उसको बारीक पीस लेते हैं। बारीक पीसने के बाद सांद्रित अयस्क का शोधन 3 विधियों द्वारा किया जाता है। सांद्रित अयस्कों के लिए उस पीसे हुए अयस्कों का या तो हम कराते हैं उसका झाग प्लावन। झाग कब कराएंगे? जब सल्फाइड अयस्क होगा। जब अयस्क हल्का होगा और सल्फाइड होगा तो झाग कराएंगे। जब अयस्क भारी होगा और चुंबकीय भारी होगा तो गुरुत्वीय पृथक्करण से, और चुंबकीय होगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से। इससे क्या होता है? धूल, मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर अधिकतम मात्रा में निकल जाते हैं। कुछ जो बचे, जो वहां से अयस्क निकला, उस अयस्क को कैसा अयस्क बोला जाता है? सांद्रित अयस्क। झाग प्लावन, चुंबकीय और गुरुत्वीय से जो निकलेगा अयस्क उसको सांद्रित अयस्क बोलेंगे। अब उस सांद्रित अयस्क का शोधन 3 प्रकार से किया जाता है। हालांकि तीसरा तो इन दोनों में से करने के बाद होता है। निस्तापन कराते हैं और कुछ का भर्जन कराते हैं। निस्तापन किसका कराते हैं? जिसमें CO हो, HO हो, SO हो, ये इसी का हम क्या कराते हैं? निस्तापन। और भर्जन किसका कराते हैं? जिसमें केवल सल्फाइड है, को सल्फाइड मतलब केवल S वाला हो। अब इन दोनों से क्रिया कराने के बाद मिलता है यमो, मतलब धातु का
ऑक्साइड, और धातु का ऑक्साइड का क्या करा देते हैं, प्रगलन करा देते हैं गालक मिलाकर, तुमको क्या मिल जाती है, शुद्ध धातु मिल जाती है, धातु मल बाहर निकल जाता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं जी। कह रहा सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से अशुद्ध धातु यानी धातु मल जी प्राप्त करने के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाइए। ये भैया पहले यहां पर हम अभिक्रिया लिखते हैं फिर समझाते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। सांद्रित अयस्क है और वो भी कैसा है, कार्बोनेट का। तो सबसे आसान क्या तुम नहीं जानते, FeCO3, क्या MgCO3 यही ना कार्बोनेट है जी। CaCO3 भी लगा सकते हैं, कैल्शियम का कार्बोनेट भी कर सकते हैं जी, हमारी मर्जी, जो आसान हमको लगेगा हम वही ना करेंगे। हमने कर दिया FeCO3। सबको पता है कि यदि कार्बोनेट अयस्क है, सुनो परिभाषित करने के समझाने के लिए लिखा ना महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कहेंगे यदि कार्बोनेट अयस्क है तो वायु की अनुपस्थिति में सबसे पहले इसका क्या कराएंगे, निस्तापन कराएंगे, वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन कराएंगे, जिससे क्या प्राप्त होगा, धातु का ऑक्साइड, और इसमें से अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। बात समझना जी, अशुद्धि के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, तो मिलेगा हमको धातु का ऑक्साइड। प्राप्त धातु के ऑक्साइड में FeO में उचित गालक मिलाएंगे। यह क्या है, गालक, उचित गालक मिलाकर हम प्रगलन की, आराम से भैया, प्रगलन कराएंगे। और प्रगलन की क्रिया में क्या मिलता है सबको पता है जी, प्रगलन की क्रिया में धातुमल ही तो प्राप्त होता है ना। धातुमल क्या होता है, इसको जोड़ दिया जाता है इसमें, FeSiO3, यही तो है धातु और मल। हम चाहे तो शुद्ध धातु यहां पे दिखा सकते हैं कि Fe क्या निकल रही है, शुद्ध धातु बाहर निकल रही है। हालांकि इसको इसीलिए बैलेंस फिर नहीं कर पाते हैं, बस यहाँ पे धातु मल लिख दिया जाता है, कई जगहों पे छोड़ दिया जाता है, इसको माना जाता है कि शुद्ध धातु निकल गई और ये धातु मल प्राप्त हो गया हमें, ठीक है ना। तो यही अशुद्ध धातु प्राप्त करने की बात कर रहा है, धातु मल की मिल गया जी। क्या इस बातों को हिंदी में नहीं लिख सकते हम लोग परिभाषित में, और रिएक्शन समझा देंगे, समझाते हैं फिर से पूरी प्रोसेस। कहेंगे कि सांद्रित कार्बोनेट अयस्क का, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क का सर्वप्रथम हम निस्तापन कराते हैं रक्त तप्त पर। क्या करते हैं, रक्त तप्त वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन कराते हैं, जिससे धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। उस धातु ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर प्रगलन की क्रिया कराते हैं, जिससे हमें धातु मल प्राप्त हो जाता है। दैट्स इट। कठिन है क्या कोई प्रोसेस, समझ पा रहे हो। हमें हमेशा अयस्क याद करने हैं, कुछ कार्बोनेट का कहे, सल्फाइड का कहे, सल्फेट का कहे। सल्फेट का कहेगा तो मतलब क्या होगा, SO4, और सल्फाइड कहेगा मतलब क्या होगा, S। सल्फाइड का मतलब S, केवल S रहेगा, HgS या FeS, Cu2S, ये सभी S सल्फाइड वाले हो गए। और सल्फेट कहता तो सल्फेट का मतलब SO4, दबाई देंगे, काम खत्म, मामला समझ में आ जाए जी। चलो लिखो, परिभाषा लिखते हैं, इसका लिख देते हैं, पांचवें का दूसरा लिखो जी। सांद्रित कार्बोनेट अयस्क से, ऐसे लिखो, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क, सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को सांद्रित कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में वायु की अनुपस्थिति में निस्तापन की क्रिया द्वारा, निस्तापन की क्रिया द्वारा निस्तापन की क्रिया द्वारा क्या हो गया बच्चा, कलम चोरी, वायु की निस्तापन की क्रिया द्वारा धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं।
धातु का ऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। इसके उपरांत इसके उपरांत इसके उपरांत इस धातु ऑक्साइड में इसके उपरांत इस धातु ऑक्साइड में इसके उपरांत इस धातु ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर इसके उपरांत इस धातु ऑक्साइड में उचित गालक मिलाकर प्रगलन की क्रिया द्वारा अशुद्ध धातु या धातुमल प्रगलन की क्रिया द्वारा अशुद्ध धातु या धातुमल प्राप्त कर लेते हैं। अशुद्ध धातु या धातुमल प्राप्त कर लेते हैं। चलो जी रिएक्शन लिख लो। चलो भैया देखा जाए। अजीबो अमीर तुम लोग हो, गरीब तो हो नहीं, तो अजीबो अमीर ही कहा जा सकता है। देखो भैया छठा का पहला अरे फिर से वही बात आ गई। एक ही देखो बातों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। समझ पा रहे हो ना? पेपर का तरीका, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं जी? बताओ। जब एक समान क्रियात्मक समूह को उसके एल्किल समूह के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। बात सही है जी? समझ में बात आई है? जब एक समान क्रियात्मक समूह, जैसे समजाति लिखा है कि सजाती वाला लिखा है जी? समजाति लिख दिया। समजातीय श्रेणी, समजाति या सजाती एक ही है। देखो CH3OH, यहां पे एल्किल समूह क्या है? CH3 है। यहां पे एल्किल समूह क्या हो गया? C2H5OH। यहां पर C3H7OH, यहां पर C4H9OH, C5H11OH। देखो एल्किल समूह बढ़ रहा है ना, और एल्किल समूह बताया था हमने, कार्बन का दोगुना प्लस 1, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9। और देखो सभी में OH 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 एल्कोहल है, तो ये एल्कोहल बिरादरी हो गई। किसकी बिरादरी हो गई? एल्कोहलों की। अगर हम इसी तरीके से बात करें HCOOH, एल्डिहाइड, और ये गधा फार्मिक एसिड है जो चींटी काटती है। CH3COOH, C2H5COOH, C3H7COOH। एल्किल समूह क्या हो रहा लल्ला? जब क्रियात्मक समूह को उसके एल्किल समूह के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर या रखते हैं तो जो श्रेणी प्राप्त होती है, बढ़ते हुए क्रम में श्रेणी जो प्राप्त हुई है, इसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं। कठिन है क्या? पता नहीं कितनी बार हमने इसको लिखा दिया तुम लोगों का पूरा सेट में। आगे देखो, ये न हुई बात। छठा का दूसरा, छठवें का दूसरा पूछा जाएगा तुम लोगों से जी, ये कराए कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक का आईपीएससी नाम लिखिए। एक ही को दिया है और इसका आईपीएससी नाम जिससे पूछेंगे अगर वह बता दिया तो उसको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अगर नहीं बताया तो फिर उसको कौन सा प्राइज दिया जाए जी? उसके लिए एक अलग से रत्न बनाया जाएगा। जैसे भारत रत्न है ना, वैसे ही उसके लिए एक रत्न बनाया जाएगा, लानत रत्न। लानत रत्न न बताने वाले को। ठीक है, चलो जी देख लो, सभी अपना अपना सोच लो, फिर हम जिससे पूछेंगे उसको बताना चाहिए, चाहे लड़का या लड़की। अपना इसका आंसर हल कर लो। हल हो गया सोनम?
अरे पहले अपने कॉपी पर लिख लो, चलो समय दे रहे हैं 2 मिनट, फटाफट लिख लो, फिर उसके बाद हम तुम लोगों से पूछ रहे हैं। आईपीएससी नाम बताओ इसका। 1 ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनल, अच्छा ब्यूटेनॉल बोल के ब्यूटेनल, चल ठीक है भैया। आगे 3 क्लोरो, सही है, देख लो किधर से, इधर से, 1, हाँ 1 2 3 फिर 4, ठीक है, गलत है मिला लो, भारी गलती है, मारेंगे। चल भैया बगल में खड़ा हो जाओ, मत कर देना कि यह होगा, नहीं तो तुम मराएगा। बताओ तुम अपना बताओ क्या होगा, यही होगा, साझेदारी कर लिए इसका मतलब। अब ये तुम्हारा आएगा तुम हो पिटाओगे। खड़ा हो जा बच्चा, क्या होगा ना, यही होगा। किसको लग रहा है कि इसके अलावा कुछ अन्य होना चाहिए, हाथ उठाए। हाँ खड़ा होकर बताओ जी, देखो लड़की सही बताएगी, लड़कियां सही बताती ही हैं। ब्यूटेनोल, हाँ यहाँ पे 2 का मात्रा रहेगा, मतलब ये आ वाला रहेगा ना, ललित। किसको किसको लग रिया है, अच्छा वो जना रही ब्यूटेनाइल, चलो भैया किसको किसको लग रहा है ये होना चाहिए, और किसको किसको लग रहा है कि इसके अलावा कोई और होना चाहिए, वो खड़ा हो जाए। और कोई है, मम्मी पापा का लाल खड़े हो जाओ, लाल हरे नीले पीले, कोई है क्या, कुछ और बताएगी। दादा चल खुशबू खड़ा हो जा बच्चा, सही है नीचे वाला, ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है, अपनी सहेली का सखी का साथ नहीं देगी, हैं इसके संग साथ है तुम मुंह पिटा जाओ। CHO है, यह कौन है बच्चा, CHO का नाम क्या होता है, अल, क्या होता है, अल, ठीक है ना, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। कई जगहों पे बस थोड़ी सी नैल लिखा हुआ तुमको मिल जाता है, तो वो नैल नहीं है, वो अल होता है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ब्यूटेनल होता है न कि ब्यूटेनाइल, ठीक है ना, तो ब्यूटेनल कहा जाता है। बात समझ में आ गई, हाँ ये बिल्कुल ही सही है, और यहाँ जग कामा नहीं लगता है, डैश लगता है अंक और शब्द के बीच में, ठीक है ना। बैठ जाओ भैया, तुम लोग सही थे जी, बैठ जाओ। चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। स्क्रीन पर देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाँ बच्चा खड़ा हो जाओ, अरे खड़ा हो जाओ तब तुम बताएंगे। लड़के का क्वेश्चन है, पाल का, कह रहा है कि सर जी नाल और नल में अंतर क्या है, जैसे ये लिखा गया इसके आगे का होगा, ठीक है। चलो अंतर बताएगा कौन कौन कौन, डोकोमो कौन बताएगा, चल भैया खड़ा हो जा। क्या अंतर है दोनों में, मान लो ये ब्यूटेनॉल है या ब्यूटेनल है, क्या अंतर है दोनों में। इसका कहना का आशा है कि सर जी नाल क्यों लिखते, नल क्यों नहीं लिखते, नल क्यों लिखे, नाल क्यों नहीं लिख सकते हैं।
ये पूछ रहा है। अब इस सवाल के जवाब तुम ही दे सकते हो, तुम भी नहीं दे सकते। चलो भैया पीछे खड़ा हो जाओ। ना इकान बैठा है, बता भैया। आल होगा सी डबल ओ। हाँ अरे अपने बोला सी ओ। क्यों फूंक दिया क्या पीछे वहां से? फूंक दिया कौन की गलत हो रहा है। हाँ CHO किसका होगा? CHO होगा। देखो सही जा रहा था लड़का ट्रैक पर, तब तक किसी ने पकड़ के पटरी उसकी चेंज कर दी। नहीं रे वो ये देखो इसको कहते मित्रता। अब तुम गलती कर रहे थे, तुम्हारे मित्र कोई साथ नहीं दिए। यही तो लड़कों की मित्रता लड़कियों की मित्रता में अंतर है। पिटा रे पिटान दो। तो तुमको बताना चाहिए ना। बैठ जाओ जी, समझ पा गए? ऑल कब लगता है? OH के लिए ऑल लगता है, और अल लगता है किसके लिए? CHO के लिए। बैठ जा भैया, समझ में आया? नहीं याद करा भैया, याद करा। लड़कों की मित्रता सही है बिल्कुल भैया। महाराज अपने एक मित्र को दूसरा मित्र पीटता हुआ कैसे देख सकता था? तुरंत खींच के बता रहे नहीं। अरे पेपर में भी जाकर कूद कर देखो। अगला ए भैया फिर से वही बात आ गई, फिर से वही बात आ गई। तीसरा नंबर इसी का, छठे का तीसरा क्या कर रहा है? संचारण की परिभाषा लिखिए। कौन बताएगा? जो बताएगा स्क्रीन पर सामने आ जाए। जो बढ़िया से जिसको पता है वो आ जाए स्क्रीन पर सामने। लड़का चाहे लड़की, कौन बताएगा? कोई है? आ जाओ। लड़कियां तैयार पहले हो जाएंगे बताने के मामले में, लेकिन लड़के दुबक कर बैठे रहेंगे। चल बच्चा दुखी, चल परिभाषा बता। संचारण किसे कहेंगे? अंक की मात्रा है। संचारण को परिभाषित करो। तो जी वायु तथा जल रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना इस संचारण कहलाता है। संचारण के कारण धातुओं की मजबूती कम हो जाती है और भंगुर हो जाता है। पिछले 1-2 सेट में पूछा था संचारण के बचाव के उपाय। उपाय क्या बचाव के? थोड़ा एक्स्ट्रा बता दो। सर जी उसमें पेंट या तेल लगा देंगे या ग्रीस और नाइक्रोम की परत चढ़ा देंगे तो वह संसार से बच जाएगा। और एक बेहतर क्या उपाय? गैल्वेनीकरण की। गैल्वेनीकरण, गुड। अच्छा संचारण का फार्मूला क्या होगा लोहे के लिए? संचारण का सूत्र जंग का क्या होगा? लोहे का जो जंग है उसका सूत्र। गुड, शाबाश। ये है लोहे का जंग। या थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा जाता है बच्चा, ये ई है। ठीक है? यस सर। तुम अपने साइज के हिसाब से बहुत बड़ा बड़ा लिख दे रही है। तो ये रहा संचारण का फार्मूला, और लड़की ने बिल्कुल सही बताया। जा बच्चा बैठ जा। समझ पाए परिभाषा? जब धातुओं को बता देते हैं फिर से हम, क्योंकि तुम लोग तो पढ़ोगे है नहीं अपने से, हैं? खैर बेइज्जती खराब कराओगे लड़कों के नाम पर। गधों, कहा जा रहा है कि जब धातुओं को वायु, नमी अथवा रासायनिक पदार्थ, वायु नमी, नमी मतलब जल हो गया, अथवा रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति में रखने पर वह धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? क्षय होने लगते हैं, जिससे वे कमजोर व भंगुर हो जाते हैं। कमजोर का मतलब आसानी से टूट जाता है, भंगुर मतलब चटकने लगते हैं। ठीक है ना? आसानी से टूटने लगते हैं। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। इस संचारण की प्रक्रिया को बचाने के लिए हम उस धातु के ऊपर पेंट, तेल, ग्रीस, नाइक्रोम का लेप लगा सकते हैं, या फिर हम गैल्वेनीकरण करा सकते हैं। गैल्वेनीकरण में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, जिससे वह संचारित होने से धातु क्या हो जाती है? बच जाती है। अगर पूछा जाए लोहे के संचारण जंग का फार्मूला क्या होता है लल्ला, तो Fe2O3 इंटू XH2O। XH2O इसलिए क्योंकि जल के कणों की कोई संख्या निश्चित नहीं होती। कोई पूछेगा संचारण को प्रेरित करने वाला कारक कौन सा है जी?
तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अन्य गैसें जो इस जल में, ये भैया यह धातु मान लेते हैं, धातु की सतह पर यह जल आकर जमा, और इस जल में यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अन्य गैसें आकर क्या हो गई, घुली। और घुलने के बाद इस जल की चालकता क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिसके बाद यह धीरे धीरे धातु से इस धातु या इससे क्रिया करने लगता है और गैल्वेनिकरण बना लेता है, गैल्वेनिक बन जाता है, सेल बन जाता है गैल्वेनिक, और गैल्वेनिक सेल बनने के कारण यह हाइड्रोजन त्यागता है, हाइड्रोजन यहां पे जाता, फिर जल क्रिया करते, जल से क्रिया करके क्या बनाती, फार्मूला बनाती, और फार्मूला बनाती जंग का, तो यही होती क्या, संक्षारण। बात समझ में आती, नहीं समझ में आती तुम लोगों को, क्योंकि हमने पता नहीं कितनी बार समझाया, लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं समझोगे चंडालों। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लीन कर दिया जाए सारा प्रोग्राम। छठवां यहां पे खत्म, अब अगली बारी सतवां की है। सातवां का बचा हुआ हम लोगों का सवाल, संक्षारण हम लोग पढ़ लिए, अब चलते फटाफट सातवें को लपेट कर खत्म किया जाए मामला। सातवें में फर्स्ट नंबर देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एथिल एल्कोहल के किन्हीं 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। मतलब एथिल एल्कोहल के ना 3 रासायनिक गुण, देखो नाम नहीं लिया, तीनों कौन सा देना है, और 3 रासायनिक गुण कोई भी लिखना है, और केवल क्या कर रहा है, रासायनिक समीकरण देना, यानी हेडिंग लिखना है, रासायनिक समीकरण, परिभाषा नहीं। अगर तुम्हारी मर्जी करे पेपर में फ्री समय बचा है तो परिभाषा लिखो, और नहीं है तो मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ भैया, एथिल एल्कोहल की 3-4 रिएक्शन तो ऐसे ही मुंह जबानी याद होनी चाहिए, पिछले भी सेट में हमने करवाया था। किससे पहले नंबर क्रिया, सोडियम धातु से क्रिया करा दो जी लल्ला, सोडियम धातु से C2H5OH की क्रिया Na से करा दोगे तो NaH को लात मार के बाहर निकाल देता है, C2H5O Na प्लस क्या बना देता है, H2। बैलेंस करने की बात है, 2 लगा देंगे सर जी, 2 लगा देंगे, 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा ना। यह रहा एथिल, नाम लिखना नीचे जरूरी है सबका, ए अदल कोहॉल, एथिल एल्कोहल, और ये सोडियम धातु है और इसको कहते हैं सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड बना लिया। दूसरी रिएक्शन किससे करा दी जाए बता दो जी, किससे, एसिटिक अम्ल से, ठीक है, एसिटिक अम्ल से क्रिया। चलो जैसा कि तुम लोगों ने कहा वैसी हम क्रिया करा देते हैं, एसिटिक अम्ल से क्रिया। ये रहा है अपना CH3COOH, क्या एथिल एल्कोहल को पलट के लिख सकते हैं क्या, HOC2H5 क्रिया करा दोगे तो यह मुस्कुराते हुए अम्ल से H निकलेगा, इसका OH, तो क्या बना लेगा लल्ला, CH3COOC2H5H2। चलो देखते हैं कौन नाम इसका बता पाएगा। एथिल एसीटेट कहते हैं इसको, और ये इसका कैरेक्टर किससे मिलता जुलता है, एस्टर से। यह एस्टर है, किसके कौन सी सजाती श्रेणी का है, एस्टर सजाती श्रेणी का है, लेकिन इसका नाम है एथिल, इतने को क्या कहते हैं, एथिल, और इतने को एसीटेट, तो एथिल एसीटेट। हमने कितनी बार बताया, फिर से रिपीट कर देते लल्ला, एसिटिक अम्ल से जब H निकल जाए ना तो इतने को एसीटेट कहते हैं, और जो पिछवा जुड़ा होगा उसका नाम ले लोगे, सोडियम होगा तो सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम होगा तो मैग्नीशियम एसीटेट, एथिल होगा तो एथिल एसीटेट, प्रोपिल होगा तो प्रोपिल एसीटेट, यानी कि यहाँ पे एथिल है, इसको कहेंगे एथिल एसीटेट। कोई दिक्कत की बात है क्या, चलो लल्ला। तीसरा नंबर जी चंडालों, चाहे 160 से 70 पर करा दो टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक अम्ल से निर्जलीकरण, या तुम्हारी मर्जी करे 120 से 120 130 से 140 पे करा दो, तो जिससे मर्जी करे। हम करा देते हैं निर्जलीकरण। निर्जलीकरण में क्या होगा भैया बताना, C2H5OH की क्रिया सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में 160 डिग्री सेल्सियस से 170 पर करा देंगे, तो यह बना लेता है C2H4 और H2। हमने इसका स्ट्रक्चरल रिएक्शन भी लिखवाया है पीछे, स्ट्रक्चर बना के कैसे OH निकल रहा है, कैसे यह बन रहा है,
बताया गया जी। चलो फिर भी यहाँ पे बता देते हैं, CH3 CHO और क्या बन गया हमारा भैया, O और H, O और H हो जाता है। यहां पर इसको भी थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं, CH H और H, OH निकला और यहां से H, और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है नीचे, तो बचा CH2 और CH2 यानी C2H4, एथिलीन। इसका नाम क्या है, एथिलीन, और ये एथिल अल्कोहल तो पहचानते हो। तो केवल अभिक्रिया लिखनी थी, इतनी से अभिक्रिया लिखने का तुमको 3 नंबर मिल जाता पेपर में। कठिन है क्या, नहीं ना। दूसरा नंबर, ये तो 50 बार भी हमने बता चुके, अब तो धीरे धीरे हर बार एक ही बार आ जाता है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। हमने सेट नंबर किस में कराया भैया, बता दो, किस सेट में सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में बताया गया था। सेट नंबर हमको लगा चौथा या तीसरा में भी था। यह सेट नंबर, हाँ देखो, सेट नंबर पांचवा के 7वां का पहला, सेट नंबर 5 के 7 का पहला, और सेट नंबर 5 कौन सा है जी, सेट नंबर 5 है एनसी। एनसी में हमने कराया यह क्वेश्चन है, क्या फिर से कराना पड़ेगा, समझा देंगे बात। चलो जी देखते हैं, जैसा कि कह रहा है दूसरा नंबर, कार्बन की कौन सी प्रकृति भैया, सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में क्या करना हमको भैया है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में समझाना। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, ऊपर नीचे चला जा रहा है, क्या किया जाएगा, ठंडी में हाथ ठंडा गया। अब सर्वतोमुखी प्रकृति जानते हैं क्या कैसे होती, थोड़ा तेजी से, क्योंकि इस स्टेप को हम लोग पहले से कई बार पढ़ चुके हैं। या तो पूरी परिभाषा बड़ा बड़ा लिख डालो एकदम से, फिर संरचना बनाओ। हमने शॉर्ट एंड सिंपल में बताया था, संरचना बनाकर नीचे व्याख्या कर दो, हो गई पूरी प्रकृति की परिभाषा। क्या चीज, उतना ही मिलेगा, कम क्यों मिलेगा, ठीक है। तो बताओ भैया, सीधा सीधा बात है, हम किसको लेकर चलते हैं, CH4 को। एग्जाम्पल कौन सा हमारे लिए इसके लिए बेहतर है, CH4 सबसे आसान, सबसे हल्का एग्जाम्पल CH4 को उठाओ, हम कार्बन को लेंगे, यह sp3 संकरण करता है। कौन सा संकरण करता है, sp3 संकरण करता है, पूरा जानते हैं हम लोग अच्छे से कैसे sp3 करता है सर जी। तो इसकी पूरी संरचना यदि बनाओगे तो कितने सिग्मा बंध निकल कर आते हैं, 4 सिग्मा बंध, और 4 सिग्मा बंध को बांटा जाएगा तो एक यस पर जाएगा और 3 किस पर चला जाएगा, पी पर। 4 सिग्मा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन को बांटेंगे तो एक यस और 3 पी लेगा, तो ये sp3 संकरण यह कहलाता, जिसमें हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, कार्बन परमाणु 6 का ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब सामान्य अवस्था में, तो क्या होगा 1s², 2s², 2p पर 2 हो जाता है। अब इसको एक्साइटेड करते हैं, यानी किस अवस्था में ले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं। तो आखिरी से पहला वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले को क्या करता है, देता है, यही ना होता भैया, क्या आखिरी वाले से एक पहला वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन आखिरी वाले को दे देगा, तो 1s², 2s पर 1, 2p पर 3। तो यस का एक कक्षक बनता है, पी का कितना बनता है, 3। यस में 1, 2 और 3। संकरण sp3 कर रहा है, तो हम कौन सा मिलाएंगे, एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक। एक यस कक्षक और 3 पी कक्षक मिलाया जाएगा तो sp3 संकरण करेगा, और sp3 संकरण करते हुए लगभग समान हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। तो कितना हो भैया, 1, 2, 3 और 4 नया संकरित कक्षक बना। इस कक्षक को हम क्या कहते हैं लल्ला, संकरित कक्षक कहते हैं। और इन कक्षकों को भरने कौन जाएगा, हाइड्रोजन 1s पर 1, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक यस के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो 4h के पास 4, और चारों को भर देगा ना एक एक करके जी। इसकी संरचना हम बताते हैं बार बार कि कैसी होती है, समचतुस्थ फलकी,
ये बन गई समचतुष्फलकीय संरचना। थोड़ा छोटा मोटा बना होगा, टेढ़ा, हाथ ठंडा है, मुड़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 इसकी संरचना यहां पे सभी इसकी बन गई संकरित कक्षक की। और चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन कौन लेने जाएगा? एस। और एस कक्षक की आकृति बचपन से जानते हो कैसी होती है? गोलीय। कैसी होगी? गोलीय। और एस कक्षक की आकृति गोली होती है। वो जाकर एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाकर क्या कर दिया? भरा। अब भरते ही कौन सा बंद? सिग्मा बंद। सिग्मा बंद। 6 नहीं बनाना, थोड़ा सा लेटा हुआ 6 बनाओगे। सिग्मा बंद। और यहां पर भी कौन सा बंद बन गया? सिग्मा बंद। इसमें ये बना दोगे ताकि एंगल बनाया जा सके। इसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 109.28 मीटर, नहीं मिनट। अब ये बीच वाला टोटल कौन है लल्ला? कार्बन। कार्बन से एक ऊपर गया हाइड्रोजन, इसको लिख सकते हो हाइड्रोजन का 1s पर 1 कक्षक भरा हुआ है जी। यही ना हाइड्रोजन का 1s पर 1 कक्षक आया भरा है। तो यह हाइड्रोजन हुआ। एक इधर गया हाइड्रोजन, एक ऐसे गया हाइड्रोजन, इधर लगा, एक इधर हाइड्रोजन, चारों का चारों सिग्मा बंध बन गया। और बॉन्ड एंगल वही है 109.28 मिनट। अब करोगे क्या भैया? व्याख्या। अब इसी को हम पूरा हिंदी में व्याख्या को लिखते, पूरा एक एक लाइन सजाकर, या फिर शॉर्ट में यहां पर लिख दिया जाए। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति में कार्बन कैसी संरचना बनाता है जी? संकरण कौन सा करता पहले? sp3। सर्वतोमुखी प्रकृति में कार्बन sp3 संकरण करता है। आकृति कैसी होती लल्ला? आकृति होती है समचतुष्फलकी। चल बच्चा, समचतुर्थ फलकी। आकृति कैसी हो गई? समचतुर्थ फलकी। कोण कितने अंश का बनता है बच्चा? 109.28 मिनट का। सिग्मा बंद कितने बनते हैं? 4 बनते हैं। हो गई। अब इसी को हिंदी में लिखते तो बड़ा सा लिखा जाता है एकदम से, पूरा विस्तार से। कोई दिक्कत है क्या? उतारना अगर कोई चाह रहा है सज्जन व्यक्ति तो उतार सकता है, इतना पूरा लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अथवा में दिया है। अथवा वाला देखो ध्यान से, 7वें का अथवा, 7 का अथवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ भैया? अथवा में पहला करा एथेनोइक अम्ल के तीन रासायनिक गुणों को एथेनोइक बोला है जी। एथेनोइक का मतलब क्या हुआ? एसिटिक अम्ल। पहला नंबर एथेनोइक अम्ल के 3 रासायनिक गुण। गुण का केवल क्या लिखना है? समीकरण। क्या हो जाएगा बताना भैया? CH3COOH। इसकी भी क्रिया सोडियम से करा सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो लल्ला क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। और क्षार का OH और अम्ल का H निकल जाता है तो CH3COONA और प्लस क्या बन जाता है? H2। तो पहली हेडिंग क्या लिख लेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया। तो क्या बना लिया? सोडियम एसीटेट। और दूसरा नंबर भैया एथिल अल्कोहल से करा दीजिए, पिछला कराए थे हम लोग। ऐसा रिएक्शन याद करो कि लपेटे में पुल में फंसे। अब बताओ इसमें इसकी क्रिया भी हमने पीछे कराई कि नहीं कराई है? यह एथिल अल्कोहल के लिए भी काम कर रहा है। CHOHC2H5। यह एथिल अल्कोहल का भी रासायनिक गुण है, यह एसिटिक अम्ल का भी रासायनिक गुण है, दोनों का रासायनिक गुण है। तो यहां से यहां से H और इसका OH निकल जाएगा H2 और ये बना लेगा CH3COOC2H5 और प्लस मुस्कुराते हुए जल। हो गया 2 रासायनिक गुण। 2 बोला था कि 3 जी? 3 तो बोला था, और बढ़ा देते हैं। किससे? निर्जलीकरण करा देंगे, अपचयन करा देंगे, ऑक्सीकरण, फटाफट बहुत सारा कुछ करा दिया जाए। हम करा देते सीधा सीधा सोडियम मैग्नीशियम धातु से क्रिया करा देते, कैल्शियम से करा दें। CH3COOH की थोड़ा सा बढ़िया से इस बार करा देते हैं। Mg से कराएंगे तो क्या होगा? जिसकी संयोजकता 2 है, यह जाएगा हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकालेगा तो CH3COO का होल का ट्वाइस Mg। पता है ना क्यों? क्योंकि Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2 और इस पर एक आयन आएगा तो इस पर ट्वाइस हो जाता है, होल का ट्वाइस और Mg। और यहां पर 2 करेंगे तो 2 एक कम, 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गया और मामला
फिट बैठ गया जी। इसको कहेंगे मैग्नीशियम एसीटेट। मैग्नीशियम, क्लियर हुआ ना? क्या कठिन रिएक्शन है क्या कोई जी? देखो दूसरा नंबर, अब हम नहीं बताएंगे दूसरा नंबर। मिसेल के निर्माण के आधार पर साबुन के निर्मलीकरण की क्रिया को समझाइए। नहीं समझा सकते, पता नहीं कितनी बार यह मिसेल निर्मलीकरण पूछा गया। तो फाइनली हम लोगों का सेट नंबर 7 यहां पर क्या होता है भैया? समाप्त होता है। कोई दिक्कत किसी को समस्या है? और जिसको समस्या होगी मिसेलीकरण की तो पिछले सेटों को जाकर देख सकता है, वहां पर हमने मिसेलीकरण के बारे में लिखवाया है, पढ़ाया बढ़िया से है, ठीक है ना? कि मिसेलीकरण का निर्मलीकरण, मिसेलीकरण क्या है, मिसेल क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा।